Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So, in the last topic we have discussed about the Victorian age. चार्ल्स डिकन के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से चार्ल्स डिकन अपने नॉवेल्स में सोसाइटी को डिपिक्ट करता है, किस तरीके से हमें वहाँ के इश्यूज़ का, वहाँ की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का, सोशल डेवलपमेंट का या फिर मॉरल डेवलपमेंट के बारे में पता लगता है. दैट वाज बेसिकली थ्रू द राइटर्स एंड द मेन ऑफ द राइटर्स वाज चार्ल्स डिकन. तो अब हम चार्ल्स डिकन के एक नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी समरी की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द कैरेक्टर मैप को डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता उनके थीम्स को, उनके सिम्बलिज्म को, मोटिव्स को, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे. बट बिफोर डैट देर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि ये किस जॉनरा का है नॉवल. ठीक है, इसके अंदर तीन हमारे पास बेसिकली फेजेस हैं. ठीक है, तीन ट्रांजिशनल फेजेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे. सोसाइटी की डिपिक्शन है आज के इरा का उस इरा के साथ, एक कंपैरिजन है कि किस तरीके से हम ये डिपिक्ट कर सकते हैं कि जो चार्ल्स डिकन के टाइम पे इश्यूज़ थे क्या वो हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड. ये आपको कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं. तो अगर हम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ बिल्डिंग्स रोमन जॉनरा. इसको हम क्यों बिल्डिंग्स रोमन कह रहे हैं? बिल्डिंग्स रोमन बेसिकली एक ऐसी टाइप है नॉवल की जिसके अंदर हम एक ग्रोथ की बात करते हैं. किसकी ग्रोथ की? प्रोटैगनिस्ट की. जो हीरो है उस पूरे नॉवल का, उस स्टोरी का, उस प्रोटैगनिस्ट की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि हाउ ही हैज़ ग्रोन साइकोलॉजिकली, एजुकेशनली एंड मॉरली, लाइक अ जर्नी फ्रॉम यूथ टू एडल्टहुड. अगर हम उस सारी ग्रोथ की या उस फेज़ की बात करें तो उसको हम कहते हैं बिल्डिंग्स रोमन. ठीक है, और इस पूरे नॉवल में हम जिस कैरेक्टर की ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो है फिलिप पिरिप. ठीक है, शॉर्ट नेम्ड पिप. तो ये एक बिल्डिंग्स रोमन जॉनरा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिशनल फेजेस की. सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा इसका अगेन इंट्रोडक्शन दे दूँ नॉवल का कि बेसिकली ये जो नॉवल था ना ये एपिसोडिक था, यानी कि चैप्टर्स की फॉर्म में आई है इसकी स्टोरीज. और चार्ल्स डिकन का ये बहुत ही खूबसूरत विक्टोरियन नॉवल है जिसके अंदर प्लॉट की, कैरेक्टर की एग्जैजरेशन है. ठीक है, सस्पेंस है, मिस्ट्री है, सटायर भी है, कॉमेडी भी यूज़ की गई है. ठीक है, सोसाइटी की डिपिक्शन बहुत अच्छे से की गई है. और द मेन जो मेजर आपको चीज़ इसमें मिलेगी वो सोशल क्लास की मिलेगी कि एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है कि लोएस्ट क्लास को किस तरीके से देखते थे, अपर क्लास को कैसे देखते थे, इफ़ देयर इज़ मनी तो किसी बंदे के पास पैसे आ गए तो उसको फिर किस नज़र से देखते थे, लोगों का चेंजिंग बिहेवियर, डिफरेंट तरह के थीम्स भी हम इस नॉवल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसकी ना बेसिकली दो एंडिंग्स थी इस नॉवल की. ये भी इसमें एक मज़े की बात है कि जब डिकन्स ने नॉवल लिखा ना तो पहले था कि एस्टेला ने शादी कर ली दोबारा से और पेप अकेला ही रहा, जो इसकी एक्चुअल एंडिंग थी. लेकिन फिर डिकन्स का एक दोस्त था विली कॉलिंस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस विलियम विकी कॉलिंस. अब उसने कहा कि ये बहुत अनहैप्पी एंडिंग हो रही है, ये मैच नहीं करी इस पूरी स्टोरी के साथ, बिकॉज ऑडियंस ऑलवेज थिंक्स, या जो रीडर्स हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि एट द एंड एस्टेला एंड पेप लाइक विल मेट, वो मिल जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी. बट ऐसा नहीं हुआ. तो डिकन्स ने उस अपने दोस्त के इसरार पर दोबारा से इसकी एंडिंग लिखी जिसमें एट द एंड एस्टेला और पेप आपस में एक साथ होते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली देयर आर 3 ट्रांजिशनल फेजेस. अब इन 3 ट्रांजिशनल फेजेस में पिप का करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पिप चेंज होता है, क्या सोशल क्लास आती है, एम्बिशन का थीम आता है, डिफरेंट थीम्स आते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप ये समझ लें इन्नेट बिहेवियर होता है वो नहीं बदलता. तो उन ट्रांजिशनल फेजेस में क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो एक हमें ऑर्फन बॉय मिलता है. ठीक है, वो जो ऑर्फन बॉय हमें मिलता है वो है पिप, जो कि प्रोटैगनिस्ट है. उसको कौन बड़ा कर रहा है? उसके सिस्टर और उसके सिस्टर के हस्बैंड, हु इज़ बेसिकली मिस्टर एंड मिसेस जो गार्गरी. सेकेंड स्टेज हमारे पास आती है जब पिप अपनी लाइफ लंदन में स्टार्ट करता है. नाउ व्हेन हिज लाइफ टेक्स प्लेस इन लंदन ही बिकेम अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर पॉकेट. ठीक है, मिस्टर पॉकेट का जब वो फ्रेंड बनता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसके सारे फेजेस का डिस्कस करता है कि कैसे जो पिप है वो मार्शिस से, ठीक है, वो जाता है लंदन में जेंटलमैन बनने के लिए, स्टेला का दिल जीतने के लिए. इन सब चीज़ों को डिस्कस किया हुआ. और जब हम थर्ड फेजेस की बात करते हैं तो पिप की लाइफ की मिस्ट्री सॉल्व होती हैं कि उसको जो बेनिफिक्टर मिला क्या था. ये मैंने आपको सिंपल एक ग्लिम्स दिया है कि इन तीनों फेजेस में बेसिकली होता क्या क्या है, लेकिन हम इसको आगे जाके अब कंप्लीट स्टोरी में डिस्कस करते हैं.
देखें डिपिक्शन ऑफ द सोसाइटी में एक चीज़ ये बेहतर है कि सोसाइटी की डिपिक्शन बहुत अच्छे तरीके से की गई है, ठीक है। वो किस तरीके से है कि एट दैट टाइम भी यही देखा जाता था कि जो लोअर क्लास है उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। लाइक लोअर क्लास की जो लड़की या लड़का होते थे, दे वर नॉट अलाउड टू बी लाइक इन द एलीट क्लास। उनको उनसे शादी करने में मसला होता था, उनके पार्टीज़ वगैरह अटेंड करने नहीं जा सकते थे, तो ये कुछ इश्यूज़ होते थे। और इसी तरह से जो एलीट क्लास थी उसका अलग स्टैंडर्ड था, लोअर क्लास अलग रहती थी, मिडिल क्लास वाज अनदर कॉन्सेप्ट। तो ये एक सोसाइटी की डिपिक्शन है कि किस तरह लोग डिफरेंट क्लासेस से बाउंड हो जाते हैं और लोगों को उस तरीके से ही वो जज करते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो आप देखें कि आज के दौर में भी देयर इज़ अ लेबर, देयर इज़ अ पेंटर, देयर इज़ समवन हु हैव अ स्किल बट ही बिलोंग्स टू समवट लोअर क्लास, ठीक है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन बट आई एम जस्ट कंपेयरिंग द टू एराज, टू यू कैन से एजेस। अगर हम अब की बात करें तो अब भी ऐसा ही है कि इफ़ समबडी हैज़ लाइक अ लोअर क्लास फैमिली, इफ समबडी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास, तो आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। when you pointing out the names of the important persons of your family, then you will not put the names of them who belongs to the lower class. But when it happens to a person who is a businessman, who is a government officer or something like that, who have money, who have a good fortune or anything like that, you will respect him out of money. Okay, why? Because he or she belongs to a upper class. So there is again a social class difference in our age that was also in the Dickens era. तो ये चीज़ है जो कि हमारी सोसाइटी में पाई जाती है। डिकन्स ने मैंने आपको अपनी हिस्ट्री वाली वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि आप इन चार लोगों को देख लें, शेक्सपियर को, मिल्टन को, उसको डिकन्स को और साथ चौसर को। इनका काम और इनके जो सोसाइटी की डिपिक्शंस हैं ये आज भी अप्लाई होती हैं और होती रहेंगी, बिकॉज दे हैव लाइक डिपिक्टेड ऑल द थिंग्स, ऑल द यू कैन से सिनेरियोज ऑफ द कल्चर इन अ वे कि हम उसको आज के दौर से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टर लिस्ट की। देखें, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि बेसिकली स्टोरी थी क्या। पहले थोड़ा सा कैरेक्टर्स को समझ लें। देयर आर 13 to 14 कैरेक्टर्स इन द होल नॉवल, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास पिप। मैं आपको पहले जनरल नेम से बता रही हूँ, ठीक है। 16 कैरेक्टर्स आर देयर इन द नॉवल। सबसे पहले है पिप। पिप हमारे पास प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है। पिप इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी विच इज़ अबाउट हिज लाइफ, ठीक है। तो पिप के बारे में मैं आपको अगर डिटेल्ड बताऊं तो वो मैं आपको भी ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट पिप। अब होता क्या है कि पिप इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। पिप क्या है? प्रोटैगनिस्ट है, नरेटर है। ये अपनी लाइफ स्टोरी बताता है कि किस तरीके से इंग्लैंड में बड़ा हुआ, कैसे ये स्टेला से मिला, फलाना वगैरह वगैरह। बहरहाल होता क्या है कि इसकी कैंट में इसकी बिगिनिंग होती है नॉवल की और बाद में लंदन में होती है, ठीक है। अब पिप क्या है? पैशनेट है, रोमांटिक है, एम्बिशियस यंग मैन है, ठीक है। ये हमेशा चाहता है कि ये खुद को बेहतर करे। यहाँ पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी थीम आता है जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको एक गिल्ट रहता है कि ये जो इसका ओरिजिन जो है, जो इसकी ताल्लुक है बैक से, वो लोअर क्लास से, एक ब्लैक स्मिथ फैमिली से है, जिसकी वजह से ये हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, ठीक है। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि वो ये रियलाइज़ करता है कि लाइक चीज़ें उसको खुश करती हैं या उसको गमज़दा करती हैं, डैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन जो मतलब वो ना एक मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो वो देयर इज़ अ कोट ना कि आई थॉट हाउ जू एंड माई सिस्टर वर सिटिंग इन अ किचन, ठीक है। और एंड हाउ मिस हैविशम एंड स्टेला नेवर सैट इन अ किचन बट वर फार अबव द लेवल ऑफ सच कॉमन थिंग्स। यानी कि पिप जब पहली दफ़ा जाता है ना मेनर में, सैटस हाउस में, तो वो ये चीज़ देखता है कि जिस तरह मेरे लाइक इन द लोअर क्लास पीपल सिट टुगेदर इन अ किचन बट द पीपल ऑफ द अपर क्लास डिड नॉट, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब उसके दिल में वो सोचता है सोसाइटीज़ की डिपिक्शन के बारे में, उनकी डिफरेंसेस के बारे में। तो ये एक पिप का कैरेक्टर है। ये इमेच्योर भी होता है, ये आइडियलिस्ट भी होता है, ये अंदर, लेकिन ये है कि इसकी गुड कॉन्शियंस होती है और बेसिकली ये होता है एक प्रोटैगनिस्ट है। और सबसे ज़्यादा जो ये अपनी पूरी स्टोरी में काम करता है ना, वो सिर्फ एस्टेला की वजह से करता है कि मुझे एस्टेला मिल जाए, उसके लिए लाइक ही वांट्स टू इम्प्रूव द क्लास, सोशल डिफरेंस ख़त्म करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है जो गार्गरी। अब यहाँ पर ना लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी डिफरेंट करते हैं, कोई जार्जरी बोलता है, कोई गार्जरी बोलता है, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज़ गार्गरी। तो जो होता है वो बहुत ही काइंड ब्लैक स्मिथ होता है, जो कि पिप की बहन के साथ, मिसेस जो के साथ इसकी शादी होती है, ठीक है। ये पिप के साथ बहुत ज़्यादा मतलब एक फादर सन रिलेशनशिप होता है, एक दोस्त की तरह का रिलेशनशिप होता है, और जो बहुत ही प्यार करता होता है पिप से।
पिप को पूरे नॉवल में एक रिडम्पशन भी रहती है, गिल्ट भी रहता है कि वो हमेशा जो को बुरी तरह ट्रीट करता है, इस गिल्ट के साथ कि जो एक लाइक ब्लैक स्मिथ है वो लोअर क्लास से बिलोंग करता है, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट महसूस करता है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट मिसेस जो, ये बहुत अब्यूजिव होती है और पिप हमेशा इसे डरता रहता है और एंड पे ये इनवैलिड बन जाती है क्योंकि ऑल्डिक इसको मारता है और ये मर जाती है। फिर हमारे पास आता है मैगविच। मैगविच बेसिकली मैं अब आपको इसके बाद ओपनिंग बताऊंगी नोवेल की कि वो किस तरीके से होती है। जो मैगविच होता है ना, वो बेनिफिक्टर होता है, सीक्रेट बेनिफिक्टर होता है पिप का, एबल मैगविच। ये अपना नाम बदलने के लिए बाद में आप ये भी देखेंगे कि पिप इसको अंकल प्रोविस के नाम से बुलाता है, ठीक है। और पिप को जो एक और चीज़, एस्टेला का फादर मैगविच होता है और मॉली मैगविच की वाइफ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। उसके अलावा पिप जो होता है वो डरता है पहले से, लेकिन एट द एंड जब उसको पता लगता है कि मैगविच जो है वो मेरा बेनिफिक्टर रहा है, स्टेला का फादर है और किस तरीके से कंपेसन ने उसको फंसाया था, तो पिप उससे आहिस्ता आहिस्ता एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। फिर आती है हमारे पास हैविशम। हैविशम अब एक बहुत ही गॉथिक करेक्टर है। ओके, देयर इज़ अजान ओवर हियर, सो हम इस हैविशम की बात कर रहे थे कि ये बहुत ही स्ट्रेंज करेक्टर मिलता है हमें। इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड डिस्कशन करूँगी कि मिस हैविशम का करेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है। बेसिकली होता ये है कि हैविशम शी इज़ अ वेल्दी लेडी। इसको अगर आपने अच्छे से करना है तो इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपने याद रखने हैं, जिस उसके बारे में बताया गया कि देयर आर रोटन केक्स, और इसका जो ड्रेस है, वेडिंग ड्रेस है, जो वाइट कलर की डिपिक्शन है, डिफरेंट तरह की चीज़ें आपने इसकी याद रखनी है, ठीक है। हैविशम बेसिकली एस्टेला को उसकी परवरिश करती है, उसकी ग्रोथ करती है और क्यों बड़ा ये एस्टेला को इतना उसका साथ देती है, टू टेक द रिवेंज। अब रिवेंज किस चीज़ का, कि जो कंपेसन था, जो इसका फियांसे था, वो उसको शादी के दिन धोखा दे के चला जाता है, जिसकी वजह से ये समझ लेती है कि सारे लोग एक जैसे होते हैं और ये एस्टेला को उस रिवेंज के उस पे की बिना पर उसको रेस करती है कि वो बाकी मर्दों से बदला ले सके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एस्टेला। एस्टेला इज़ अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल, ठीक है। ये अडॉप्टेड डॉटर होती है मिस हैविशम की। ये पिप को विक्टिम बनाती है अपना मिस हैविशम के कहने पर, कि वो उसको टॉन्ट करती है, उसको अटैक करती है। मिस हैविशम बार बार पिप को कहते हैं लव हर लव हर लव हर, ठीक है। और जब एस्टेला चली जाती है बाहर, तब भी वो पिप को टीस करती है कि मतलब तुमने खो दिया उसको या कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली मिस हैविशम एस्टेला का कैरेक्टर इस तरीके से बना देती है, लेकिन एस्टेला के अंदर कहीं ना कहीं जो उसका इनेट बिहेवियर होता है, उसकी जो इनेट क्वालिटीज़ होती हैं, द काइंड ऑफ फीलिंग्स, लव, वो हमेशा रहता है उसके अंदर। वो कहीं ना कहीं पूरे कैरेक्टर में पिप के साथ अटैच्ड होती है, लेकिन मिस हैविशम की वजह से वो नहीं बोल पाती। वो पिप को ये कहती है कि वी आर बोथ एक्टिंग लाइक अ पेपेट्स इन द हैंड ऑफ मिस हैविशम, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपने याद रखनी है। कुछ कैरेक्टर्स और भी हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे खैर हर्बर्ट पॉकेट और जैगर्स के बारे में लिखा हुआ है, बट स्टिल देयर आर मैनी कैरेक्टर्स इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जिसमें देखिए दो तो हमारे पास सीधे सीधे कन्विक्ट आ जाते हैं। कन्विक्ट कौन कौन से हैं? एबल मैगविच है और कंपेसन है। एबल मैगविच जो है वो तो हमें पता लग गया कि पिप का बेनिफिक्टर है, और जो कंपेसन है वो हमारे पास वो बंदा है जिसने हैविशम को भी धोखा दिया था और मैगविच को भी एट द एंड धोखा देता है। दो इनवैलिड्स हैं, एक मिसेस जो है और एक हैविशम है। कैसे? मिसेस जो भी इनवैलिड बन जाती है, एंड पे मर जाती है, ठीक है, और क्योंकि उसको ऑल्डिक हिट करता है, और हैविशम भी जो है वो एंड पे आग की वजह से मर जाती है। दो वुमेन हैं जो कि पिप में इंटरेस्टेड होती हैं, एक बिडी है, एक एस्टेला है, ठीक है। और दो बेनिफिक्टर्स हैं, एक मैगविच है और एक पिप है। अब पिप कैसे बेनिफिक्टर है? वो हर्बर्ट पॉकेट का बेनिफिक्टर है। वो हर्बर्ट पॉकेट को उसका बिजनेस सेटल करवाने में उसकी हेल्प करता है। और दो एडल्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि अपने बच्चों को अपने ही तरीके से अपने पर्पसेस के लिए मोल्ड करते हैं। एक तो एबल मैगविच है और एक हैविशम है। हैविशम एस्टेला को बड़ा करती है और मैगविच जो है वो पिप को जेंटलमैन बनाने की कोशिश करता है। अब आप देखें कि दोनों की दोनों जो है वो मनी के बेसिस पे जो है वो एक चाइल्ड की, एक यंग की ग्रोथ करवा रहे हैं, बट दोनों के पर्पसेस डिफरेंट है। हैविशम का क्या पर्पज़ है और मैगविच का क्या पर्पज़ है, ठीक है। और फिर उसके बाद डिफरेंट हमारे पास रिलेशनशिप्स मिलते हैं कि पिप और एस्टेला का क्या रिलेशनशिप है, हैविशम और कंपेसन का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस जो का क्या रिलेशनशिप है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। करेक्टर्स इसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे, पिप, एस्टेला, हैविशम, मैगविच, जो, मिसेस जो, ये तो आपको पता लग गया, ठीक है। फिर हमारे पास जैगर्स है।
जैगर्स बेसिकली वो बंदा है, लॉयर है ये, ठीक है। हर्बर्ट पॉकेट जो कि फ्रेंड बन जाता है पिप का, वैमिक है, बिडी है, ऑर्लिक है, ये कंट्रास्ट है टोटल पिप का, सही है। अंकल पंबलचूक है, ये भी एक पंबलचूक जो है वो रिलेटिव होता है पिप का, जो कि शुरू में तो उससे बहुत बुरी तरीके से बिहेव करता है, लेकिन जब उसको पता लगता है कि पिप को एक फॉर्च्यून मिली है, एक मिस्टीरियस उसको वो मिल गई है, फॉर्च्यून मिल गई है, तो वो उसका कहीं ना वो उसका ले रहा होता है, आई एम सॉरी, उसका आप ये कह लें कि कहीं ना कहीं ये शो करवा रहा होता है कि वो बेनिफिक्टर उसको पता है मिस हैविशम है, या कहीं ना कहीं उसको अपना रोल प्ले कर रहा होता है। कंपेसन है, ठीक है। ड्रमल है, ड्रमल भी पिप का कंट्रास्ट है। ड्रमल एक यंग मैन है, एक जेंटलमैन है, जो कि बहुत ही बदतमीज़ होता है, बहुत इमोरल होता है, उसको कोई एथिक्स या मैनर्स नहीं होते, ठीक है। मॉली है, एस्टेला की मदर है, और उसके बाद कुछ डिफरेंट और करेक्टर्स हैं जो कि माइनर करेक्टर्स हैं, जैसे वॉप्सल है, स्टार्टअप है, स्किफिन्स हैं। तो ये करेक्टर लिस्ट है, आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं, दीज आर नॉट सच एज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजर स्टोरी की। देखें, इसको बहुत ईजी वे में समझना है। सबसे पहला सीन हमारे पास आता है कि पिप जो है वो अपने फोर्जेस में है, मार्शेस में है, और होता क्या है कि पिप को कन्विक्ट मिल जाते हैं, और वो कन्विक्ट कौन है? मैगविच। वो उसको दो चीज़ें उससे मांगता है, ठीक है, एक फ़ाइल और एक फूड, कि एक तो वो या तो वो अपनी हथकड़ी खोले और कुछ खाने के लिए। अब पिप डर जाता है उससे, ठीक है, एक इनोसेंस है ना, बच्चा है, वो डरता है, और लेकिन उसको खाना भी ला कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैंने ये 15 पॉइंट्स में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। सेकंड पॉइंट में ये होता है कि पिप मिस हैविशम से मिलता है और उसको उसी दौरान एस्टेला से लव हो जाता है। एंड द नेक्स्ट क्या होता है कि पिप ये चाहता है कि एस्टेला और हैविशम मुझे अप्रूव करें। नाउ विच काइंड ऑफ अप्रूवल ही वांट्स? सोशल अप्रूवल, क्योंकि हैविशम और एस्टेला जो है वो उसको बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं, उसको टॉन्ट करते हैं उसकी अपीयरेंस पर, उसकी सोशल क्लास पर। तो ये एक बहुत ही मतलब गलत बात भी है कि एक सोशल कंट्रास्ट डेवलप किया जाता है, लेकिन ये विक्टोरियन एरा की डिपिक्शन है। फिर उसके बाद क्या होता है कि पिप को एक बेनिफिक्टर मिलता है, जो उसको बताता है कि उसको एक्सपेक्टेशंस मिली हैं, उसको कुछ फॉर्च्यून मिली है, और वो पिप को जेंटलमैन बनाना चाहता है, ठीक है। अब पिप को ये लगता है कि मिस हैविशम उसकी बेनिफिक्टर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है, बाद में खैर ये रिवील होता है, लेकिन उस टाइम पिप का जो बिहेवियर होता है ना जो के साथ, वो बहुत बुरा हो जाता है, जिसको एट द एंड वो बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील करता है। फिर पिप को ये पता लगता है कि जो उसका असली बेनिफिक्टर था वो हैविशम नहीं बल्कि मैगविच था। पिप को फिर पता लगता है कि एस्टेला तो ड्रमल से शादी करने जा रही है। वो उसको मना करता है, बट एस्टेला सेज दैट शी हैज़ नो हार्ट, सो शी इज़ गोइंग टू मैरी ड्रमल। और होता ये है कि एस्टेला 2 साल बाद ड्रमल मर जाता है, और एस्टेला जो है वो अगेन पिप से मिलती है, और एट द एंड द जॉइंस। पर बहरहाल फिर बीच में क्या होता है कि पिप को ये पता लगता है कि एस्टेला जो है वो मैगविच की बेटी है, और मिस हैविशम के पास वो जाता है और जब बोलता है कि मतलब मुझे लगता था बेनिफिक्टर तुम हो बट यू वर नॉट, तुम भी ये सपोज कर रही थी कि मैं हूँ। तो हैविशम माफ़ी मांगती है कि उसको पता होता है कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पिप एंड एस्टेला, बट द ओनली हर्डल बिटवीन देम इज़ मिस हैविशम। तो होता क्या है कि वो माफ़ी के चक्कर में उसकी वो जैसे ही आगे बढ़ती है, तो जो एक ड्रेस उसका होता है जो कि बहुत पुराना होता है, उसको आग पकड़ लेती है, एंड शी डाइड एट देयर। तो अब होता क्या है कि पिप जो होता है वो मैगविच को बाहर लेके जाने के नाकाम हो जाता है, क्योंकि कंपेसन बीच में आ जाता है, और पिप मैगविच को ये बताता है कि तुम्हारी बेटी ज़िंदा है, और लाइक आई लव हर। तो उसके बाद क्या होता है, पिप बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कर्जा भी होता है, वो बहुत मिसयूज़ करता है अपनी फॉर्च्यून का, और जो है वो वापस आता है, उसको सही करता है, और उसका सारा डेब्ट क्लियर करके उसको वापस ले जाता है। अब पिप क्या करता है, जो के साथ अगेन से जो उसने इतनी बदतमीज़ी की होती है, इतना इमोरल बिहेवियर शो किया होता है, दोबारा से उसके साथ दोस्ती करता है, और रेजोल्यूशन का फेज़ आता है जिसके अंदर पिप दोबारा स्टेला से मिलता है, एंड एट द एंड होता ये है कि पिप और स्टेला दे रिमेन्स फ्रेंड्स। लाइक एंडिंग लाइन्स नॉवल की ये होती हैं, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रेंड्स अपार्ट सेड स्टेला। तो ये एक कंप्लीट नॉवल की समरी है। इसमें इतना इम्पॉर्टेंट लाइक जो मैं अपनी कोर्स की बात कर रही हूँ कि नॉवल की स्टोरी में इतना इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है कि नॉवल की स्टोरी में से कुछ आएगा, बट देयर आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक थीम्स हैं, सिम्बलिज्म्स हैं, डिफरेंट करेक्टर स्केचेस हैं जो कि आ सकते हैं, ठीक है, डिपिक्शन सोसाइटी की आ सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें हैविशम का करेक्टर इज़ इंपॉर्टेंट, जो का रिलेशनशिप पिप के साथ इंपॉर्टेंट, एस्टेला ने ड्रमर को क्यों चूज़ किया, ठीक है, और उसके अलावा ट्रांजिशनल फेजेस मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो हम बात करते हैं सिम्बलिज्म की। सो यस, हियर इज़ द सिम्बलिज्म इन द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, थीम्स एंड सिम्बलिज्म। थीम देखिए, हमारे पास 5 तरह की थीम्स है इसके अंदर।
एम्बिशन है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। मैंने आपको बताया कि पिप लगातार अपनी आप को इम्प्रूव करने में लगा होता है। सोशल क्लास का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सोशल क्लास का डिफरेंस किस तरीके से उनमें आता है कि पिप वॉज बिलोंगिंग टू लोअर क्लास और फिर सब उसको पूरी तरीके से ट्रीट करते हैं, बट व्हेन ही वेंट्स टू इंग्लैंड फॉर बिकमिंग अ जेंटलमैन देन एवरीबडी लाइक्स टू ट्रीट हिम इन अ वेरी गुड वे। ठीक है, फिर हमारे पास क्राइम, गिल्ट और इनोसेंस आता है। इनोसेंस आप पिप का चाइल्डहुड देख लें, ठीक है। गिल्ट में आप पिप का वो जो सारा एडल्टहुड है, जैसे वो डील करता है जो को, उसमें इसका गिल्ट है, ठीक है। क्राइम, गिल्ट में हमारे पास हैविशम की रिडेम्पशन भी आती है कि वो किस तरीके से एंड पे उसको महसूस होता है कि उसने जो किया वो गलत था। क्राइम में हमारे पास कंपेसन, आर्थर और एबल मैगविच का जिक्र है। एजुकेशन में एजुकेशन क्लास है कि एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से थे, क्या स्टेला बाहर पढ़ने जाती है, पिप जो है वो जेंटलमैन बनने के लिए बाहर जाता है। एंड फैमिली सिस्टम्स ऑफ द लोअर क्लास, फैमिली सिस्टम्स ऑफ द अपर क्लास। सिंबलिज्म, ठीक है। सिंबलिज्म अगर हम चार्ल्स डिकन की बात करें ना तो ये सिंबलिज्म के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि ये हर चीज़ को एक फॉलिसी में डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इसमें कुछ हमारे पास है, देखिए सिंबल्स वो चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी कैरेक्टर को या फिर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाए कि अभी ये होने वाला है, ठीक है, या हमें खुद फील हो जाए। अब देखिए जैसे कुछ सिंबल्स होते हैं ना कि अगर आपको दूर से एक स्कल के ऊपर क्रॉस का साइन बना नजर आ रहा है, देन यू विल लाइक फॉरन आप परसीव करेंगे कि ये डेंजर का साइन है। अगर आपको कहीं पे एक पिजन का साइन बना नज़र आ रहा है, फ़ौरन परसीव करेंगे कि ये कबूतर, ये पीस का साइन है, पीस का सिंबल है। तो बेसिकली ये डिफरेंट सिंबल्स डिकन्स ने भी यूज़ किए हैं इन द राइटिंग पैटर्न। अब सबसे पहले हमारे पास आता है राइजिंग मिस्ट, हैविशम के शूज़ और वेडिंग ड्रेस, सैटस हाउस, हैविशम का गार्डन, स्टॉप्ड क्लॉक्स, बेंटलेड रमल एंड स्टॉप्ड क्लॉक्स एंड लाइट एंड डार्कनेस। अब देखें ये भी डिफरेंट है, लेकिन अभी भी इनको आगे जाकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है राइजिंग मिस्ट। अब आप देखें जहाँ जहाँ एक ये क्लाउडी चेंज आया है ना, मौसम में ये डार्कनेस आई है, वहाँ वहाँ हमारे पास मतलब थिंकिंग की क्लैरिटी है कि हमें पता लग जाता है कि अब ये होने वाला है। जैसे जैसे लाइक मिस्ट राइज करती है पिप को ये पता लग जाता है कि हाँ ये हो रहा है, ये होने वाला है। जैसे एट द एंड भी अगर आप देखेंगे ना तो वो पिप बोलता है कि देयर आई सॉ नो शैडो ऑफ अनदर पार्टिंग फ्रॉम स्टेला, कि उसको पता लग जाता है कि अब ये क्लियर है कि स्टेला अब मेरे से दूर नहीं होगी, कोई भी रीज़न ऐसी नहीं रह गई, ठीक है। और इसी तरीके से जब मिस्ट बढ़ती है तो एक यू कैन सी देयर इज़ अ फैक्टर ऑफ डेंजर, ठीक है, कि उसको जब और लेक हिट करता है, उसको मार्शेस में वो कन्विक्ट्स मिलते हैं, तो ये सारे के सारे बेसिकली पॉलिसीज़ हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन है। मिस हैविशम शू ऑन वेडिंग ड्रेस, ये तो हमें पता है कि ये किस चीज़ की डिपिक्शन है, ये एक गॉथिक कैरेक्टर है, गॉथिक इमेजरी है, ठीक है, स्ट्रेंज कैरेक्टर है ना। तो शी हैड ओनली पुट ऑन वन शू बिफोर फाइंडिंग आउट दैट कंपेसन हैड लेफ्ट हर ऑन द वेडिंग डे। This shoe represents her lack of readiness for any further attempts at love in her life, and it demonstrates this for Estella also when she picks it up while talking to Pip. ठीक है, Miss Havisham's wedding dress represents the death and the pain or rotting of her past. It's very very clear. Satis house देख लें ये क्या है, ये डायरेक्ट कनेक्शन है सोशल सोसाइटी की डिपिक्शन का कि किस तरीके से हैविशम और एस्टेला है जो एक वेल्दी इन्वायरमेंट में तो रह रहे हैं, लेकिन वो जगह डिस्ट्रक्टिव है, डिटोरियोरेटिंग है, ठीक है। तो ये भी एक कनेक्शन है कि वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के बारे में बता रहे हैं। सैटिस हाउस इज बेसिकली अ मेनर, ठीक है, अ बिग हाउस। गार्डन में आप देखें कि लाइक आप एक रिलेशन बना सकते हैं ना कि हाई सोसाइटी का और वेल्थ का क्या कनेक्शन बनता है, कि सेटिस गार्डन तो है लेकिन उसके जो फ्लावर्स हैं वो डेड हैं, वो डिकेइंग है, कोई फूल नहीं बढ़ रहा, देयर इज़ नो यू कैन से स्प्रिंग लाइक थिंग इन दैट, कोई ब्लॉसम्स नहीं है, देयर इज़ नो फ्लावरी ब्लॉसम्स देयर, कोई प्यार मोहब्बत का आपको वहाँ पे एलिमेंट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। स्टॉप्ड क्लॉक्स, अब आप ये देखें कि वो टाइम पे रुक जाती हैं कि उस टाइम जब मिस हैविशम को ये पता लगता है कि उसका जो फियांसे था वो उसके पैसे लेकर और उसको धोखा दे के वहाँ से चला गया, तो ये भी उसके पास्ट की तरफ एक परसेप्शन है कि अब वो पास्ट से बाहर निकली नहीं है अपने पूरे नॉवल में, वो वहीं पर है जहाँ पर वो है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वो किस तरीके से बेंटली ड्रमर को उन्होंने अपर क्लास के साथ शो किया कि अपर क्लास में एक राउडी तरह के लोग, स्काउंड्रल टाइप पीपल वर देयर, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा लड़का है, आप ये समझ लें पिप का कंप्लीट कंट्रास्ट है कि इसको ना अपने वेल्थ पर, अपने सक्सेस, अपने स्टेटस से बहुत ज़्यादा एक प्राउड है, ठीक है। वो बड़ा रूड है, क्रूअल है, पिप के साथ लड़ता है, उसको फजूल बातें करता है, और एट द एंड क्या होता है कि एस्टेला उसके सोशल स्टैंडिंग की वजह से उससे शादी कर लेती है,
ठीक है। और वो ये भी बताता है कि लाइक कोई कनेक्शन नहीं बन सकता कि आप सोशल स्टैंडिंग हो या लाइक आप सोशल, अगर आप हाई हो, आप वेल्दी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट भी हो या आप मॉरल आपका स्ट्रॉन्ग भी है। नो, if you are wealthy then it's not the sign that you are morally like say a good one or you are intelligent। ये इसका कोरिलेशन बताया है। लाइट एंड डार्कनेस, देखें ये तो हमें कहीं पता लगता है कि अगर हम हॉरर मूवीज़ देख रहे हैं वो ज़्यादातर ना नाइट पे, मतलब रात के ही टाइम अंधेरों में या लाइट चली जाए, कुछ इस तरीके के सीन्स उसमें होते हैं, तो हमें उसकी इमेजरी से पता लगता है कि देयर इज़ अ हॉरर सीन कमिंग। तो इसी तरीके से लाइट एंड डार्कनेस में उसने गुडनेस और इविल को शो किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ भी आप देख लें। रेन स्टॉर्म, शैडोज एंड जो हैप्पी फेस, इसमें वेदर है बेसिकली। एस्टेला के शेडो के बारे में अगर बात करते हैं तो अगर उस पर शेडो एस्टेला पे पड़ता है तो हमें ये भी पता लगता है कि एस्टेला की एक डार्क साइड भी है। ठीक है, डार्क शेडो को वो इसलिए यूज़ करता है कि देर इज़ समथिंग मिस्टीरियस, देर इज़ समथिंग हैविंग रिलेशन टू इविल्स। ठीक है, और रेनस्टॉर्म की अगर हम बात करें तो कोई ट्रेजिडी या कोई बहुत ही सरप्राइजिंग थिंग या कोई बहुत एक्साइटिंग थिंग होने वाली है। रेन से, बारिश से हमें ये पता लगता है। ठीक है, लॉक्स एंड कीज। लॉक्स यहाँ पर बेसिकली एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी का है। ठीक है, लॉक्स रिप्रेजेंट द थिंग्स ऑफ सीक्रेसी, कोई ऐसी चीज़ जो कि हर बंदे को एक्सेसिबल नहीं होती। मैगबच देखिए एक क्रिमिनल है, लेकिन when he is behind the bars where he cannot escape as he does not hold the keys। ठीक है, एस्टेला को बेसिकली प्रिजन गार्ड के तौर पर दिखाया गया है। कैसे? क्योंकि ये अपने आप को और मिस हैविशम को एक तरह से कंबाइन रखती है कि वो मिस हैविशम के लिए अपने आप को हर चीज़ में लॉक रखती है, कि इमोशनली लॉक रखती है, कि वो चाह कर भी पिप के साथ नहीं रह सकती। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लें। एंड बग्स एंड इंसेक्ट्स, द क्रीपी क्रॉली इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट द डिस्गस्टिंग और फिल्दी थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, इसमें भी कोई इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बाय द वे इट्स इम्पॉर्टेंट, बट इसमें कोई इतनी ऐसा मुश्किल बात नहीं है। Moths and all sorts of ugly creatures hover above a lighted candle, but can the candle help it? ठीक है, अब पिप जो होता है ना, वो ये तब बोलता है जब वो एस्टेला से ड्रमल के बारे में पूछ रहा होता है। वो ये बता रहा होता है कि ड्रमल जो है ना वो बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है, वो उससे शादी मत करो, लेकिन एस्टेला स्टिल। So, whenever Pip kisses Estella's cheek, he mentions that the cheek seems to feel like the statue. Statues are hard and cold materials. Like वो एस्टेला को ना एक स्टैचू के साथ लिंक करता है कि जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम ही kisses the Estella's cheek, तो वो ये कहता है कि it seems like a statue, क्योंकि स्टैचूज जो होते हैं वो सख्त होते हैं, कोल्ड होते हैं। तो वो ये बताते हैं कि एस्टेला इंडीड इज़ नॉट वार्म एंड इनकैपेबल ऑफ फीलिंग्स, के एस्टेला में कोई फीलिंग्स नहीं है। सो दिस वॉज अ वेरी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवल, वेरी वेरी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवल्स, जिसमें ये सब कुछ बताया गया है कि क्या क्या सिम्बलिज्म था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। येस, देयर इज़ सम इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में मैं आपको बता दूँ। हैविशम का करेक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ओके, हैविशम करेक्टर का चेंजिंग बिहेवियर होता है कि हैविशम कैसे स्टार्टिंग में होती है। लाइक उसको जब कंपेसन छोड़ के जाता है, चला जाता है हैविशम, उसको कंपेसन उसको छोड़ के, तो वो क्या करती है, अपनी घड़ियाँ बंद कर देती है। ठीक है, सब कुछ कर देती है। वो ब्यूटीफुल होती है, ठीक है, प्राउड होती है, वो स्ट्रेंज भी होती है, उसको एक विकेड विच कहा गया है फेरी टेल का। ठीक है, और पैशनेट भी होती है और डीपली हर्टेड भी होती है। किसकी वजह से? कंपेसन की वजह से, क्योंकि उसका जो फियांसे होता है वो उसको एट द वेडिंग नाइट या एट द वेडिंग डे छोड़कर चला जाता है। ठीक है, ये सिंगल माइंडेड होती है और ये एट द एंड पिप से फॉरगिवनेस मांगती है। शी वॉज वेल्दी बट क्रेजी भी होती है। क्यों? क्योंकि ये एक तो सेटिस हाउस में रह रही होती है, लेकिन इसकी हर चीज़ वहीं पे होती है जैसी उसकी वेडिंग डे पे होती है। उसका केक, उसकी टेबल, उसका ड्रेस, हर चीज़। ठीक है, और इसको कंपेसन बीट्रे करता है। उसके घर की सारी घड़ियाँ 9:20 पर स्टॉप हो जाती हैं। ठीक है, और ये एक रिवेंजफुल पर्सन होती है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब एस्टेला को ऐसा बनाती है कि ये अपना रिवेंज बाकी लोगों से ले सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉज अ रिलेशनशिप ऑफ जो विद पिप। देखें, पिप जो था ना वो हमारे पास एक प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, और जो को भी मैं एज अ हीरो ही देखूँ, क्योंकि एट द एंड वही है जो पिप की लाइफ को सेव करता है। तो जो हमेशा काइंड रहता है पिप के साथ, लेकिन पिप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो ट्रांजिशन फेजेस में अपने जाता है, इंग्लैंड जाता है, वापस आता है, उसका जो एक बिहेवियर होता है वो चेंज होता रहता है। और होता क्या है कि पिप तो एंड पे मतलब गिल्ट फील करता है, रिडम्प्ट फील करता है कि ये मैंने अच्छा नहीं किया जो के साथ, लेकिन जो का बिहेवियर पिप के साथ चेंज नहीं होता अनटिल और अनलेस पिप उसको कितनी बुरी तरह से ट्रीट करता है।
ठीक है। तो जो का रिलेशनशिप पिप के साथ हमेशा एक फादर सन वाला रहा है, और पिप हमेशा ये चाहता है कि वो जो को अपर क्लास में देखे, या फिर वो उसको इसलिए ना देखे क्योंकि खुद पिप एक अपर क्लास में जा रहा है। तो ये सोसाइटी का जो डिफरेंस आ जाता है ना, इसकी वजह से पिप और जो के रिलेशनशिप में थोड़ा डिफरेंस आता है, लेकिन एट द एंड वो दोबारा से एक हो जाते हैं, क्योंकि पिप एंड पे जो के साथ दोबारा रिलेशनशिप बनाने में कामयाब हो जाता है। ठीक है। एस्टेला ने क्यों पिप को चूज़ नहीं किया, ड्रमर को चूज़ किया? क्योंकि एक तो वो मिस हैविशम की वजह से पिप को धोखा दे रही थी, उसको पहला अपना विक्टिम बना रही थी, ठीक है, तो रिवेंज लेने के लिए। तो वो ड्रमल को इसलिए भी चूज़ करती है क्योंकि ड्रमल का जो सोसाइटल यू कैन से जो एक लेवल होता है वो पिप से ज़्यादा होता है, और वो सिर्फ उसको एज अ जेंटलमैन और एक अपर क्लास समझ के, ठीक है, और रिवेंज लेने के लिए उससे शादी कर लेती है, और पिप को चूज़ नहीं करती क्योंकि वो पिप को बार बार कहती है डैट शी हैज़ नो हार्ट। ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। और ट्रांजिशनल फेजेस मैंने आपको बताई कि फ़र्स्ट पार्ट में पिप जो होता है वो एक ऑर्फन है, घर अपने रह रहा है। सेकंड पार्ट में ये होता है कि पिप इंग्लैंड जाता है, वहाँ पर जेंटलमैन बनता है। और थर्ड पार्ट उसके लिए एक रेजोल्यूशन का फेज़ होता है जिसमें उसको सारे सीक्रेट्स का पता लगता है। ओके, एंड देन ये सारी स्टोरी है। और अगर आप इसको और क्लियर करना चाहते हैं देन गो ऑन एनी गूगल, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इसकी समरी अच्छे से पढ़ लें, एंड देन कम बैक टू माई वीडियो एंड वॉच इट अगेन, एंड यू विल सी दैट माई पॉइंट्स आर रिलेटिंग विद दैट समरी, because there is not enough time for me to explain this whole summary because there are many chapters in there. So in this video if you have any kind of question you can ask, and thank you so much again. Take care. Allah Hafiz.